मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का तीसरा पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए तो प्रारंभ करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें इसका जो शीर्षक है वो क्षमा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसमें हम लोगों को पढ़ना है। चलिए तो इसमें प्रारंभ करते हैं। पहला इसमें बिंदु है प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी। भारत के अतीत का सबसे पहला चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपना ये जो सिंधु घाटी प्राचीन भारत का ये सभ्यता है, इसका अवशेष अब तो समाप्त हो गया। इसका अवशेष जो बचा हुआ है वो सिंधु एक जगह है, सिंध प्रांत, तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में मिलता है। इसका हड़प्पा में मिलता है, हड़प्पा भी जगह है। ये दोनों स्थान एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। इनके बीच कई अन्य नगरों के अवशेष भी अवश्य दबे पड़े होंगे। विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली हुई है। कहाँ तक? गंगा की घाटी तक। इस सभ्यता को विकसित होने के लिए हजारों वर्ष लगे होंगे और यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। इसमें किसी प्रकार की जाति पाति का ये नहीं था। सभी लोग के धर्मों के लोग यहाँ रह सकते थे। इसमें फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए थे। बच्चों, फारस आज के समय में आपका ईरान है, मेसोपोटामिया जो है आपका इराक है, और मिस्र जिसका नाम इजिप्ट है। यानी कि तो ये जो है आपका कहने का मतलब है कि इसने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से भी संबंध स्थापित किए हुए थे। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनसे बेहतर थी। भारत की यह सभ्यता ये प्रकट करती है कि हजारों वर्ष पहले भी भारतवासी जीवन के तौर तरीके से परिचित थे। उन्होंने जीवन की सुख सुविधाओं में तकनीकी प्रगति भी कर ली थी। तो इस तरह से पहला बिंदु हुआ। अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आर्यों का आना। आर्यों का आना यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और वे कहाँ से आए थे, इसका तो कोई ठोस पता नहीं है, लेकिन यह संभव है कि वे यही के ही होंगे, अर्थात भारत के ही होंगे। उनकी जड़ें और शाखाएं भारत के दक्षिण भूभाग से मिलता है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जो दक्षिण भारत है वहाँ ही इनका ज़्यादा फैला हुआ था, प्रसार हुआ था, रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत शायद सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ों और मौसम के परिवर्तन के कारण हुआ होगा। कहने का तात्पर्य बच्चों की सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हो गया उसका कारण रहा होगा प्राकृतिक आपदा, है ना, और बाढ़, और इसी क्रम में जो है उसकी समाप्ति हो गई होगी। कहता है कि इसमें जब खुदाई करके निकाला गया था जिसमें, तो उसके पहले ऊपर में रेत की ऊंची ऊंची तहें उन पर जमी हुई होंगी और बाद में लोगों को इसकी ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े होंगे, क्योंकि बाढ़ से क्या होता है कि रेत, जो बालू का रेत होता है, ला करके जमा कर देता है तो फिर ऊंचा हो जाता है, किसी भी चीज़ को ढक सकता है। तो वही वहाँ पर हुआ होगा और उसी जो है के कारण जो वहाँ पर अंत हो गया था सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो बच्चों, ऊंचाई मकान बनाने के लिए जो होंगे, सिंध प्रदेश कभी बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। समृद्ध मतलब संपन्न था, सभी कुछ से भरे पूरे थे, पर मध्य युग के बाद वह अधिकतर रेगिस्तान रह गया था। हो सकता है कि रेत ने कुछ क्षेत्रों को ढककर सुरक्षित कर दिया होगा, अर्थात जो है इतना रेत डाल दिया होगा कि वहाँ पर फिर कुछ किया नहीं गया होगा, और बाकी शहर व प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे फिर क्या हो गया होगा, नष्ट हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पश्चिम दिशा से भारत
के बाद कई बार आर्य आए थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में अनेक के बाद एक कई बार आर्य आए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। यही संभव है कि पश्चिम उत्तर दिशा से समय समय पर अनेक कबीले और जातियां आते रहे हों। कबीले का अर्थ होता है बच्चों कुल या वंश का, या जंगली जाति के लोगों को भी कबीला कहा जाता है। तो कहा जाता है, इसमें कहा है कि पश्चिम उत्तर दिशा से है ना समय समय पर आने वाले जो लोग थे है ना, वो सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष क्षमा करेंगे कबीले और आजातियाँ आते रहे हों और भारत में मिलते चले गए होंगे। बाद के युगों में अनेक जातियाँ आई हो और वे घुल मिलकर यहीं रह गई हो। युग युग तो बहुत है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर बाद के युगों में यानी उसके बाद आने वाला युग, जैसा कि आप लोगों को आगे पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन युग बच्चों 4 है। सबसे पहला युग आपका सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। तो चलिए बच्चों, तो इस तरह से हम लोग दूसरे बिंदु को भी पढ़ लिए आर्यों का आना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो बच्चों इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो हम लोगों का प्राचीनतम है यानी प्राचीन बहुत पुराना अभिलेख, अभिलेख का अर्थ होता है जो पत्थरों पर खुदाई करके लिखा जाता है। तो धर्म ग्रंथ और पुराण के बारे में पढ़ना है। तो कहा ऐसा माना जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास क्या है? वेद है। क्या है? वेद। और वेद जो है बच्चों वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। चलिए, वैदिक काल का समय निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है ना। तो भारतीय इसे बहुत पुराना मानते हैं, लेकिन यूरोप के लोग जो है इसे पुराना नहीं मानते हैं, बल्कि उसके बाद का चीज़ मानते हैं। और ज़्यादातर विद्वान जो है ऋग्वेदों क्षमा करेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं, ऋचा का मतलब होता है श्लोक या मंत्र। कहते हैं कि ज़्यादातर विद्वान जो थे वे ऋग्वेद की ऋचाओं का समय क्या मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इनमें धार्मिक ग्रंथों को अधिक पुराना सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा। जब खुदाई हुआ तब से लोग सिद्ध किए कि नहीं बहुत पुराना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। मैक्स मूलर जो जर्मनी के प्राचीन एक विद्वान थे, जो अनुवाद करने के वेदों के ये सब का जो अनुवाद किए थे। तो ये मैक्स मूलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और उनका कहना था कि आर्य मानव के द्वारा कहा गया ये पहला शब्द था। अर्थात सोच लीजिए कि कितना पुराना है। आर्य अपने साथ उन विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। ईरान में अवेस्ता का अर्थ होता है प्रार्थना। वहाँ का है ना अवेस्ता को कहते हैं प्रार्थना। तो ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी और वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत यानी काफ़ी जो है समानता देखी जाती है। अर्थात दोनों में जो लिखा गया है ना श्लोक या ऋचा, वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। चलिए बच्चों, तो इस तरह से तीसरा बिंदु हम लोग पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। वेद क्या है? आगे वेद। तो वेद अभी बताए थे आप लोगों को कि वेद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ऐसे सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह भी होता है। तो बच्चों अनेक हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। अनेक हिंदू वेदों को क्या मानते हैं? प्रकाशित माने लिखा हुआ एक धर्म ग्रंथ है। जबकि वेद की उत्पत्ति भी धातु से हुआ है, जिसका अर्थ जानना है। और इसका सीधा साधा अर्थ होता है इस अपने समय के ज्ञान का संग्रह, कलेक्शन। तो वेद में जो है मूर्ति पूजा और देव मंदिर की बात नहीं है। वैदिक युगों में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया था। इसमें आत्मा पर, हम लोगों का जो शौल है आत्मा है उस पर है ना बहुत कम लोग ध्यान दिए थे। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद है ना
किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। अर्थात यहाँ कहने का मतलब उनका यह ऐसा मानना नहीं था, विश्वास नहीं करते थे। ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। ऋग्वेद क्या है? मानव जाति का पहली पुस्तक। और ऋग्वेद से ही जो है हमारे हिंदुओं का है ना जितने भी जो है मंत्र निकले हुए हैं सारे ऋग्वेद से ही, और ये पहला वेद है भी। वैसे भी वेद जानने की वेद 4 है आपका, ऋग्वेद है ना, ऋजुवेद, अथर्ववेद और सामवेद है ना। तो इसमें कहा जाता है कि वैदिक युग में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया था। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है जिसमें मानव मन के प्रारंभिक माने पहला जो होता है शुरू में है ना, उसका उद्गार मिलता है। उद्गार मतलब जो निकलता है दिल से बात। इसमें काव्य प्रभाव अर्थात कविता का प्रभाव, प्रकृति की सुंदरता और रहस्य दिखाई देते हैं। इसमें मनुष्य के साहसिक कारनामों का भी वर्णन है। साहसिक कारनामों का अर्थात कहने का मतलब है कि जो साहस के साथ जो काम किए थे मनुष्य, उन चीज़ों का भी वर्णन है। अन्य स्थानों की तरह हमारे देश में विचार और कर्म की 2 समानांतर धाराएं विकसित होती हुई दिखाई देती है। एक तो वो कि जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरा जो जीवन से बचकर निकल जाती है। वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाले नहीं थी। परलोक मतलब दूसरा लोक। भारत में सभ्यता के विकास के साथ ही कला, संगीत, साहित्य, नाच गान, चित्रकला, रंग मंच आदि का भी विकास होता चला गया। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। अर्थात हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नित्य प्रति किस तरह से जो है बढ़ते चला गया अपनी संस्कृति, इसके संबंध में इसमें पढ़ना है। तो सभ्यता और संस्कृति के आरंभ से ही विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। विशिष्टता मतलब कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, इस जाति के हैं, वो जाति के हैं, वो नीच जाति का है। छुआछूत मतलब उससे हम क्यों छुआएंगे, इस तरह से ये भावना पहले से ही था। तो वही कहता है सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभ से ही यानी शुरू से ही विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यही आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है और अभी का ये जाति व्यवस्था हो गई। युगों पहले युग के बारे में बताए थे कि 4 युग है आपका, पुनः बता दूं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वही वर्तमान में कलयुग है। तो युगों पहले इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति है ना संतुलन प्रदान करना था, पर बाद में यही मानव जीवन के लिए कष्टकारी बन गई। क्योंकि आज देख रहे हैं कि जाति प्रथा का कितना जो ये है चल रहा है अभी के समय में। तो इस व्यवस्था का प्रसार यानी फैलाव है ना सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। भारत का ईरानियों, यूनानियों, चीनियों, एशियाओं तथा अन्य लोगों से हजारों वर्ष तक संपर्क बना रहा। इसी कारण से भारत का किससे, ईरान के लोगों से, यूनान के लोगों से, यानी चीन के लोगों से, एशिया के लोगों से और अन्य लोगों से हजारों वर्ष तक क्या है संपर्क बना हुआ रहा, जिससे सांस्कृतिक विकास का काफ़ी सिलसिला जो है ना बना रहा। विकास का एक दूसरे से जो है विकास होते गया, सांस्कृतिक विकास होते गया, उसका सिलसिला एकदम अटूट माने टूटा नहीं, माने खंडित बीच में रुका नहीं, बल्कि निरंतर चलते रहा। चलिए बच्चों तो अगले बिंदु को और बढ़ते हैं। अगला बिंदु है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। ये वेद से ही निकला हुआ है। तो उपनिषदों का समय इसमें बताया गया है बच्चों कि 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, जिनमें हमें भारतीय आर्यों के चिंतन के विषय में पता चलता है। किसके विषय में? भारत के जो आर्य हैं उनका जो चिंतन है, जो चिंतन किए थे उसका पता चलता है। इनमें जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह है। इनमें हठवाद नहीं है। हठवाद का मतलब जो हम कह रहे हैं एक ही चीज़ को जो है उसी को बार बार रिपीट करें या उसी पर हम जो है ज़्यादा बल दें, हठवाद कहलाता है। अतः इनमें हठवाद नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धति, क्या है? वैज्ञानिक पद्धति के तत्व विद्यमान है, मौजूद हैं। अर्थात यानी कि हम जो कह रहे हैं वही हो, ये हठवाद हुआ। लेकिन यह वैसी बात नहीं थी, बल्कि उसमें क्या था कि वैज्ञानिकों का अर्थात विज्ञान का तर्कसम्मत
चीज विद्यमान थी, मौजूद थी। इनका विचार आत्मबोध पर आधारित है। ये व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा संबंधी जानकारी देते हैं। क्या चीज़ पर आधारित है? आत्मबोध, अर्थात अपने साउल जो आत्मा है ना, उसका ज्ञान देता है। और ये व्यक्ति और को आत्मा और परमात्मा संबंधी जानकारी देते हैं। इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। अद्वैत वो मतलब दो नहीं एक, अद्वैत मतलब दो नहीं एक, द्वैतवाद रहा तो मैंने दो, अ लग गया मतलब दो नहीं। तो झुकाव किधर था कि ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है। ये अपने समय के मतभेदों और वाद विवादों को कम करना चाहते थे उपनिषद के माध्यम से। इन्होंने जादू टोने का विरोध भी किया। जादू टोना होता है बच्चों कि ऐसा माना जाता है कि अंधविश्वास है। लोगों का कहना है कि लोग यहीं से मंत्र फूकेंगे और जो है लोग कहीं मर जाते हैं, तो यहीं से है। तो कुछ मान लो कि देखा होगा कि कोई आता है मंत्री और उसको खटिया उड़ाने लगता है, आदमी को उड़ाने लगता है। ये सब अंधविश्वास है, यही जादू टोना है। तो कहते हैं इन्होंने जादू टोने का विरोध किया था और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड व पूजा पाठ को व्यर्थ बताया था। अर्थात सच्चे ज्ञान, अर्थात जिस व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान नहीं हो वो पूजा पाठ और कर्मकांड का मतलब जो पूजा पाठ करवाता है वो उसका किया हुआ बेकार है। तो ये सच्चाई पर बल देते थे और अज्ञान से ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ना चाहते थे। चलिए बच्चों, अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला है बिंदु आपका व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, अर्थात देखिए व्यक्तिवादी का मतलब यहाँ होता है सेल्फ, यानी अपनी ओर, एक तरह से स्वार्थी कह सकते हैं। व्यक्तिवादी दर्शन और उसका जब उसके जो वो दिखाई देने लगा तो उसका लाभ और हानि क्या हुआ देखते हैं। तो उपनिषदों में इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रगति के लिए तन मन स्वस्थ होना चाहिए। अर्थात यदि हमें विकास करना है, प्रगति करना है, तो हमारे तन मतलब शरीर, मन मतलब इच्छा है ना, स्वस्थ मतलब सही रहना और अनुशासित रहना चाहिए। यदि अनुशासित अर्थात कहने का मतलब हम उसके अनुसार नहीं चले, अर्थात हम अपने अनुसार चलें, अर्थात जो मेरी इच्छा हो वो, ये नहीं कि हमारा शरीर जो अलाउ कर रहा है उसके अनुसार चलें, है ना, तो वो अच्छा नहीं होता है। अर्थात तन मन जब स्वस्थ अनुशासित अर्थात मेरे अनुसार चले, जो हम चाहें वो हो, तब विकास हो सकता है, प्रगति हो सकता है। और जब हम ज्ञानार्जन करते हैं, ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या किसी चीज़ की उपलब्धि चाहते हैं, यानी सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए हमें संयम यानी धैर्य और आत्मपीड़न और आत्मत्याग की आवश्यकता होती है। अर्थात जो है उसमें हम लोग को धैर्य धारण करना पड़ता है, कभी कष्ट भी सहन करना पड़ता है, तभी किसी चीज़ों की प्राप्ति होती है, अन्यथा संभव नहीं है। तो भारतीय आर्य अपने से भिन्न अर्थात अलग अन्य के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति सहनशील बने रहे थे और लड़ाई झगड़ों से हमेशा बचते रहते थे। लड़ाई झगड़े में कभी पड़ते नहीं थे। उन्होंने समाज में संतुलन बनाकर रखा था। संतुलन का अर्थ हुआ कि बराबर, यानी कि कोई जो है जातिवादी या कुछ और जो है प्रथा की बात आती, ऊंच नीच की बात, ये सब नहीं, सब एक समान हो, इसके लिए संतुलन बनाकर रखा था। पर उनके व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने समाज के प्रति कर्तव्यों की ओर कम ध्यान दिया। यानी उनके पास एक था दृष्टिकोण, यानी मानना ऐसा था कि व्यक्तिवाद अर्थात जो है हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो समाज के प्रति जो नहीं सोचता है तो फिर उस समाज का बिखराव निश्चित है। वही कहता है कि व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने समाज के प्रति कर्तव्यों की ओर कम ध्यान दिया था। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। सभी का अपना अपना कार्य थे, सभी बटे हुए थे, एक दूसरे एक चीज़ से बंधे हुए थे। उनके पास एक समग्र समाज की कल्पना नहीं थी। समग्र मतलब पूरे, उन पहले में थे उस समय कि सभी को मिला जुला करके चलना, ये चीज़ नहीं था। इसी कारण भारत में व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर अधिक बल दिया जा रहा है। अभी भी वही है कि व्यक्तिवाद माने अपना ही, अलगाव मतलब कि वो अलग है, हम अलग हैं, है ना, तो इस चीज़ पर ज़्यादा दिया जाता है, बल अभी भी दिया जाता रहा। जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता भी बढ़ती गई। बौद्धिक जड़ता, हम लोग जो है धीरे धीरे जो है उसी की ओर बढ़ते चले गए, जो मान रहे हैं उसके तरह। तो जब व्यक्तिवादी की बात ही आ गई तो फिर समाज का कल्याण संभव ही नहीं है। इस तरह से बौद्धिक जड़ता की ओर बढ़ते चले गए। इससे जाति की रचनात्मक शक्ति जो है क्या होते चला गया, धुंधलाती चली गई। अर्थात
वो टिक नहीं पाया और जो है सभी जाति जाति में एक दूसरे में जो है बट गए। तो चलिए बच्चों, अगला बिंदु आपका है भौतिकवाद। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भौतिकवाद है क्या। तो भौतिकवाद अर्थात जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और इसी का जो है सुख सुविधा पाने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं या जो होता है यही इसी को सत्य मान लेता है। यानी भौतिक सुख सुविधा जो हम लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए यही जो है भौतिकवाद है ना। तो भौतिकवाद इन्हीं से संबंधित हम लोग को पढ़ना कि विश्व के अन्य भागों की तरह हम भारतीयों ने भी प्राचीन साहित्य के अर्थात पुराने साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। भौतिकवादी युग में अपने ऐशो आराम के चक्कर में हमारी जो सभ्यता संस्कृति की जो चीज़ें थी उसको मैंने खो दिया। क्योंकि आरंभ अर्थात प्रारंभ में ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखे जाते थे। क्या चीज़ पर लिखे जाते थे? ताड़पत्र या भोजपत्र। ये सब क्या है? पौधा है, उसी के पत्ते पर लिखा जाता था। हमारे ऋषि महर्षि सब उसी पर लिखते थे और भी पहले के लोग सब इसी पर लिखा करते थे। तो बच्चों, अनेक पुरानी भारतीय पुस्तकें तो नहीं मिली, लेकिन उसकी अनुवादित पुस्तक जो चीनी भाषा में और तिब्बती भाषा में है वो मिल गए। उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है और इनकी रचना उपनिषदों की रचना के ठीक बाद में हुई। जब उपनिषद के जब हुआ रचना उसके बाद उसका अनुवाद हुआ था। भारत में सदियों तक है ना, सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा है ना। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईस्वी पूर्व यानी चौथी ईस्वी पूर्व यानी कि ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी में रचित जो कौटिल्य यानी चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं है ना, रचित जो कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है, इसमें क्या है उसका उल्लेख किया गया है। भारत में भौतिकवाद साहित्य के बड़े भाग को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी यानी धर्म को जो है मानने वाले जो है पहले से ही जो मानते आ रहे हैं उसके स्वरूप में विश्वास करने वाले ने नष्ट कर दिया था। भारत के भौतिकवाद साहित्य के बड़े भाग को क्या पुरोहित किए थे पंडित जी लोग, सब उसको सब समाप्त कर दिए थे। भौतिकवादियों ने विचार धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ प्रेरित विचारों का विरोध किया था। भौतिकवादी जो थे भौतिकवादी विचार के जो लोग थे वे धर्म और ब्रह्म विज्ञान को क्या किए थे? स्वार्थ प्रेरित के विरोध करते थे, उसका विरोध करते थे कि नहीं ये सब सही नहीं होगा, क्योंकि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे। उन्होंने जादू टोने और अंधविश्वास की निंदा की थी तथा अतीत की बेड़ियों यानी पहले जो हो गया था, अतीत मतलब जो बीत चुका है यानी अतीत की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने माना था कि वर्तमान ही महत्वपूर्ण है, जो अभी है वही महत्वपूर्ण है और जो पीछे था वो सब समाप्त। इसके अतिरिक्त न कोई संसार है, न कोई स्वर्ग है, न ही कोई नरक है। जो है वर्तमान में है वही है। शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है, शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। यानी जो है शरीर है, मन बुद्धि और अन्य सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से अर्थात जो भी आधार होता है वही तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र है। अर्थात ये जो नीति का जो कार्य है कि नीतिगत काम कर रहे हैं, ये इस नीति पर चलें, इस का चीज़ों को मान करके चलें, ये सब अर्थात रूढ़ियाँ। रूढ़ी का मतलब है जो बहुत पहले से जो लोग कहते हुए आ रहे हैं वही मानते जो आ रहा है लोग, यानी पूर्वजों के द्वारा जो कही गई बात है वही चीज़ को जो मानते रहे उसी को रूढ़ी कहते हैं। वही कहता है कि नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र है। क्या है? रूढ़ियाँ मात्र। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।